ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि मोलालिटी को हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब आपके फार्मूला था, यानी कि जो मोलालिटी का जब मिक्सचर में निकालना था, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, यानी कि v1 प्लस v2। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, यानी कि इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। m1 कितना है 0.2, यानी कि, और इसकी वैल्यू कितनी है, यानी कि 200 प्लस, और यहाँ पे कितनी वैल्यू दी हुई है 0.3, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 300 ml। और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो 200 प्लस 300, और यहाँ से मैं इसको सॉल्व कर दूं तो यानी कि कितनी वैल्यू आ जाएगी 40 प्लस 90 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 500, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 130 डिवाइडेड बाय 500, और यानी कि 260 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। मैंने जो है दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि एक मैथ का तरीका है जिससे फटाफट सॉल्व कर सके। तो यानी कि कितना हो जाएगा 0.26 जो है, यानी कि क्या आ जाएगी मोलारिटी आ जाएगी। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तो हमने जो इसको क्या कर लिया इस प्रकार से जो है सॉल्व कर लिया। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप पिछले ही टर्म का तो क्वेश्चन था। अब हम लोग जो मैं एक जो मोलालिटी पे क्वेश्चन करा देता हूं, कि मेरे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मोलालिटी, मोलालिटी चोखा, मोलालिटी if mass of glucose is 540 ग्राम। ठीक है, यानी कि कितना है इसका मास ऑफ ग्लूकोज कितना दिया हुआ है 540 ग्राम, एंड इट्स वॉल्यूम इज 600 ml। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलालिटी का फॉर्मूला यानी कि m, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मोल तो आपको निकालना पड़ेगा, तो यानी कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा गिवन मास यानी कि 540, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 मोल आ गई। तो यानी कि मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि 3 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, सॉरी मास होगा, यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे मोलालिटी ले रहे हैं ना, लिटी नहीं ले रहे हैं, एंड इट्स मास इज 600 ग्राम। ठीक है, यानी कि कितना दिया हुआ है 600 ग्राम। अब यानी कि ये जो है कितना हो जाएगा ग्राम हो जाएगा, तो इसको ग्राम को आपको क्या करना पड़ेगा केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यानी कि 200, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 5। ये जो होगा क्या हो जाएगा छोटी एम आ जाएगा। एक और बात याद रखना कि इसमें हमने वहां पे बताया था मोलारिटी में कि मोलर बताया था, यहाँ पे क्या होता है मोलर होता है, मोलल। ठीक है, मोलल का मतलब क्या होता है 1 मोल of solute 1 mole of solute present in 1 kg of solvent, in 1 kg of solvent, यानी कि आपके सामने क्या रहेगा कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में यानी कि क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं यानी कि मोलर कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आपको मोलर याद रखना कि मोलर का मतलब क्या होता है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, उसको मोलर कहते हैं। मोलर का मतलब क्या होता है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी को हम लोग क्या कहते हैं यानी कि जो है मोलल कहते हैं। यानी कि इस प्रकार से दो बातें याद रखना, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो है एग्जाम में पूछा जाए। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो नॉर्मेलिटी होता है, और मोलारिटी आर आई वाला जो होता है यानी कि वो जो है इंपॉर्टेंट है। तो बस याद रखना आर आ रहा है यानी रोना आ रहा है, रोना आ रहा है तो यानी कि क्या हो रहा है आंखों से पानी गिर रहा है, और आंखों से पानी गिर रहा है तो यानी कि किस में मेजर करते हैं लीटर में मेजर करते हैं, यानी कि आपको जो है थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा। अब ये कहता है नंबर ऑफ ग्राम और मोल इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी, यानी कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट या मोल इक्विवेलेंट जो प्रेजेंट होगा उसी को 1 लीटर में, उसको हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मेलिटी कहते हैं। अब देखो इस फार्मूले को यहाँ पे ध्यान से देखना कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसको याद भी करा दूंगा फॉर्मूले को छोटी सी ट्रिक से, ताकि कि आप लोगों को याद हो जाए। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर डिवाइडेड बाय वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वी, और यहाँ से इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन। अब देखो ये फॉर्मूला आपको ऐसे याद नहीं होगा, मैं इसको याद कराता हूँ कैसे याद होगा। देखो आप देखो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आप लोगों के लिए बहुत बड़ा लगा लगा कि नहीं, बोलिए, अरे कुछ तो बोलिए। यस यस सर। सर।
अब ये आपको क्या होगा, यानी कि याद आसानी से होगा क्या? बोलिए, आसानी से याद हो रहा है आपको ये फॉर्मूला? नो सर। सर, यानी कि जो है, यानी कि क्या दे रहा है, ये गम दे रहा है। क्या दे रहा है आपको? गम दे रहा है। तो यानी कि क्या लिख दोगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये क्या दे दिया है, यानी कि ऊपर में ग्राम इक्विवेलेंट गम दे दिया, यानी कि क्या दे दिया? ग्राम इक्विवेलेंट दे दिया। नीचे में जो है यानी कि वॉल्यूम हो गया। नीचे में क्या हो गया? वॉल्यूम इन लीटर। इतना तो याद हो जाएगा मेरे ख्याल से। अगर इतना से याद कर लिए तो बाकी सारी चीजें मेरी जिम्मेदारी है, याद करा दूंगा। ठीक है, अब देखो आपको एक फॉर्मूला लिखना है। किसका? मोल का। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आप लोगों को? बताइए, मोल का फॉर्मूला बताइए आप लोग, क्या होता है? गिवन वेट या वेट बाय मोलर वेट, मोलर मास। सब भूल गए हैं क्या आप लोग? नया साल सर, हम नई बातें याद रखेंगे, पुरानी बातें हम याद नहीं रखते हैं। कहीं ऐसा सोच के आ रहे हैं क्या? अरे ऐसा नहीं सोचना। हाँ, ठीक है, पता लगा मेरे को फिर से पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से जो है, यानी कि क्या हो जाता है। अब देखो आपको क्या करना है कि ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए आप क्या करना, इक्विवेलेंट कि ये जो वेट है ना, तो ऊपर में वेट लिख देना। यानी कि क्या लिख देना? वेट को ऊपर लिख देना। ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब देखो यानी कि वेट आ रहा है, तो यानी कि अब इक्विवेलेंट है, तो यानी कि क्या लिख लेना? इक्विवेलेंट वेट लिख देना। वेट आया तो यानी कि हमने क्या लिख दिया? इक्विवेलेंट वेट लिख दिया। ठीक है, अब देखो इक्विवेलेंट वेट भी आपको नहीं पता, तो यानी कि इक्विवेलेंट वेट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? यानी कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? अब देखो, यानी कि इक्विवेलेंट वेट निकालना, तो ये मोलर मास को आप क्या कर देना? ऊपर में लिख देना। यानी कि क्या कर देना? मोलर मास को ऊपर में लिख देना। अब यानी कि इक्विवेलेंट वेट आ गया, तो यानी कि क्या लिख देना? एन फैक्टर लिख देना। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ से? एन फैक्टर। अब देखो यानी कि एन फैक्टर आपको नहीं पता कैसे निकलेगा, तो एन फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? तीन तरीके होते हैं। ठीक है, एक एसिड के लिए, दूसरा बेस के लिए, तीसरा हमारे पास जो होता है वो किसके लिए होता है? साल्ट के लिए। 1 मिनट, इसको ऊपर कर दूं। यानी कि किसके लिए होता है? साल्ट के लिए। अब देखो आपको याद रखना कि अगर जो एसिड दिया रहे, तो यानी कि आप ढूंढना H प्लस आयन। क्या ढूंढोगे? H प्लस आयन। अगर जो एसिड दिया रहे तो क्या ढूंढना? H प्लस आयन। अब जैसे मुझे जितने H होंगे एसिड के अंदर, उतना ही उसका N हो जाएगा। जैसे HCl में H कितना है? 1 वेरी गुड। तो इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 वन। यानी कि जो HCl का वन फैक्टर जो है, या HCl का जो N फैक्टर हो जाता है, वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। उसी तरह से मुझे बताओ, H2SO4 में N फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। हाँ, तो यानी 2। वेरी गुड। यानी इसकी जो है कितनी आ गई? 2 हो गई। अब मुझे बताओ कि H3PO4 में कितनी हो जाएगी? 3। 3। वेरी गुड। यानी हाँ, यानी कि कितने हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब उसी तरह से अगर जब बेस होता है, तो यानी कि क्या हो जाता है? OH माइनस जितना होगा उतना ही ज्यादा होगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितना बेस है? OH। 1 इसका जो है एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब उसी प्रकार बताओ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 वेरी गुड। अगर 2। मुझे बताओ कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो है OH का होल थ्राइस में, इसमें एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 वेरी गुड, 3। यानी कि इस प्रकार से, हाँ। 3। अब जो साल्ट नंबर होता है ना, साल्ट में जो है ऑक्सीडेशन नंबर से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि पता करेंगे। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? यानी कि जितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा किसी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड पे, वही हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा आपका जो है जो है ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस ये फॉर्मूला यस थोड़ा सर। बहुत थोड़ा बहुत फॉर्मूला याद रहेगा, जैसे मैंने बताया। एक बार मैं फिर से, हाँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। यानी कि आपको क्या करना, देखो नॉर्मेलिटी जो होती है वो क्या दे जाती है? गम दे जाती है। ठीक है, नॉर्मेलिटी क्या देती है? गम देती है। तो हमने ग्राम इक्विवेलेंट लिख दिया। और वॉल्यूम यानी लीटर है, तो यानी कि जो है इतना तो याद हो जाता है। अब हमें जो है ग्राम इक्विवेलेंट नहीं पता, तो इसको यहाँ उठाए और हमने कहा कि मोलर का जो ऊपर में लिखे वेट, और इक्विवेलेंट यहाँ से लिखे और इक्विवेलेंट वेट लिख दिए। उसके बाद इक्विवेलेंट वेट नहीं पता, तो इक्विवेलेंट वेट को यहाँ रखे, मोलर मास यानी कि यहाँ वाला जो था ऊपर में उसको रखे, और डिवाइडेड बाय क्या कर दिए? एन फैक्टर कर दिए।
और n जो फैक्टर निकालते हैं एसिड के लिए H+ देखना, बेस के लिए क्या देखना, OH- देखना, साल्ट के लिए जो देखोगे यानी कि क्या देखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूं, अगला क्वेश्चन आप बनाना, ठीक है। मेरे को क्या कह रहा है, नॉर्मेलिटी निकालने। मैं आपके लिए जो फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि कि आपको याद रहे, ताकि मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि कि आपको याद रहे, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय, कैसे बनाते हैं, यानी कि मैं ये पहला है तो मैं बना देता हूं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इन लीटर में। उसके बाद जो हम लोग बात करते हैं, यानी कि किसके लिए, यानी कि जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट। अब आपके पास जो फॉर्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है, मैंने बताया था, याद बताएंगे कोई, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट। क्या हो जाएगा, हाँ वेरी गुड, यानी कि क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। अब उसके बाद देखिए, अब आपके सामने क्या है, इक्विवेलेंट वेट नहीं पता, तो यानी कि इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, यानी कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहां से आप निकाल सकते हो मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, n फैक्टर। अब आपको n जब भी, फैक्टर। हाँ हाँ वेरी गुड, अब यानी कि जो सॉल्व करना है ना वो नीचे से सॉल्व करना, ऊपर से नहीं करना है, यानी कि सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, इक्विवेलेंट वेट निकालता हूँ। अब देखो, यानी कि मोलर मास यानी कि H2SO4 दिया हुआ है, अच्छा इसके अंदर n फैक्टर कितना होगा, 2 टू। वेरी गुड, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 2, यानी कि यहाँ पे 2। अब H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, 98 होता है, आप जोड़ लेना, मैंने जोड़ा हुआ है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 49 आ गई, यानी कि इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, यानी कि जो है 49 आ गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि वेट की जगह पे, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, इसकी जगह पे हम कितना लिख देंगे, यानी कि जो है 49 लिख देंगे, ठीक है। तो यानी कि हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, यानी कि 49 लिख दिया। अब आपको वेट पता है कितना दिया हुआ है, 196, यानी कि कितना दिया हुआ है वेट, यानी कि 196, इसको कटाओगे तो कितनी बार में कट जाएगा, यानी कि 4 बार में। अब ये जो क्या निकल गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है, 4। अब वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको, 500 ml, और आपको किस में निकालना है, लीटर में, तो यानी कि इस प्रकार से सॉल्व कीजिएगा, तो यानी कि कितनी आ जाएगा, 2, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 n आ जाएगी। मेरे ख्याल से क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया ये, किन्हीं को क्लियर है कोई सर। दिक्कत, हाँ किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, ठीक है। अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं, आपके लिए क्वेश्चन दो, ये रहा आपके साथ, हाँ यस चलिए सर। इस, मैं आपके लिए जो है 1 मिनट का समय देता हूँ, धर्मेंद्र, थैंक यू। अगर जो और किन्हीं को कोई डाउट हो तो, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ये पूछना चाह रहे हैं, आशीष, ओके ठीक है। आप लोग जब तक इस क्वेश्चन को, आप लोग जो है बाकी लोग जो है इसको ट्राई कीजिए, मैं ग्राम इक्विवेलेंट बताता हूँ आशीष को। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए कि आपको 1 ग्राम के लिए जब अगर आप निकालोगे तो उसको ग्राम इक्विवेलेंट कहा जाता है। जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहा जाए, जो भी वेट है, सपोज करो कि जो वेट है, यानी कि आपको जो दिया हुआ है, उसको आप क्या करना, इक्विवेलेंट वेट से जो है डिवाइड कर देना। अगर उसको इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। एक टर्म है, यानी कि वेट बाय इक्विवेलेंट को, इक्विवेलेंट वेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। जो वैल्यू आ जाएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। इक्विवेलेंट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलरली को इक्वेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सारे की सारी कंसंट्रेशन टर्म है। अब अगर जो कंसंट्रेशन टर्म है तो यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि ये सारी चीजें यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां से जो है आप लोग इसको फटाफट से इसको ट्राई कीजिए। हाय संतोष, इतने लेट कैसे हो गए, क्या कुछ बताना चाहेंगे संतोष? आप लोगों ने ट्राई कर लिया, यहाँ नॉर्मेलिटी जो दी हुई है, यानी कि आप सेमी नॉर्मल का मतलब होता है, यानी कि 1/2 नॉर्मेलिटी जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 1/2 दी हुई है। आप लोग फटाफट से इसको ट्राई कर लीजिए।
ठीक है, चलिए मैं बना देता हूँ, आप लोग जो है ट्राई कर रहे होंगे। देखो मैं फार्मूला लिखूं या फिर छोड़ दूं? वेरी गुड दीपक, 5 आ गया आंसर, वेरी गुड। ठीक है, मैं फार्मूला लिखूं या नहीं लिखूं? हाँ सर। हाँ ओके, चलिए मैं लिख देता हूँ ताकि कई बच्चे जो है नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब यानी कि उनका जो है जरूरत है। नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। वेरी गुड, सीखा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है? यानी कि वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है यानी कि नंबर ऑफ ग्राम, वेरी गुड सुरेंद्र, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? ग्राम इक्विवेलेंट, बार बार मैं लिख रहा हूं ताकि, वेरी गुड रजनी, इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? यानी कि वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला हो जाता है, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वेट जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? मोलर मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है? एन फैक्टर हो जाता है। चलिए अब मैं नीचे से शुरू करता हूं आप लोगों के लिए। हाँ वेरी गुड सगुन, यानी कि अब देखो मोलर मास कितना है इसका होता बता सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यानी कि जो है 40 हो जाता है। कितना हो जाता है? 40 हो जाता है, तो यानी कि 40। एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पे जो है कोई दिक्कत नहीं है। आपको वेट निकालना है, ये दिया नहीं है तो उसको हमने एक्स मान लिया। इक्विवेलेंट वेट कितना है? यानी कि 40। अब देखो यानी कि आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो यानी कि नॉर्मेलिटी के लिए इक्विवेलेंट यानी कि नंबर ऑफ ग्राम वैल्यू कितनी आ गई? एक्स बाई 40। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 250। और इसको हमने क्या कर दिया, यानी कि जो है लीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यानी कि जैसे इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, मैं यहाँ नीचे सॉल्व कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ बेटा संतोष, कुछ प्रॉब्लम है तो बताइएगा, बस 1 मिनट। यानी कि एक्स बाई 40 इंटू 250 इंटू यानी कि कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप अगर जब मल्टीप्लाई करोगे, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? नॉर्मेलिटी की 1/2। ठीक है, अब यानी कि अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो यानी कि कितना आ जाएगा? यहाँ से 25 चौके 100, और यानी कि कितना आ जाएगा? यानी कि आपने जो है एक जीरो से एक जीरो कटा देता हूं, और ये 25 चौके हो जाएगा, और ये यानी कि 10 कट जाएगा। तो यानी कि x की वैल्यू ये 10 ऊपर चले जाएगा, तो यानी कि कितना ग्राम आ गया? 5 ग्राम आ गया। तो यानी कि आप सभी का आंसर क्या था? बिल्कुल सही था। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो कि किसी भी टाइप का अगर जब क्वेश्चन आएगा तो यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि जो है यानी कि निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, किन्हीं को कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो यानी कि आप पूछ सकते हैं। किन्हीं बच्चे को भी अगर ये दिक्कत हो तो पूछ लेना है, शर्माना नहीं है। ठीक है, हाँ अगर जब बताइए क्या दिक्कत है किन्हीं को, अगर जब किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो जरूर पूछना। देखो बेटा शर्माना नहीं है, शर्माना किस चीज का है? मुझे नहीं आता तो हम तो सीखने के लिए ही आए हैं ना। आप अगर जितना ज्यादा अच्छे से सीखोगे तो उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा ना। तो आप लोगों को कभी भी इस चीज के लिए जो है 40 कैसे आए? अच्छा ओके वेरी गुड। ये जो है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास होता है, इसका कितना होता है? 23, और इसका 16 प्लस 1 यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 40। ओके, और किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? किन्हीं को और प्रॉब्लम है तो बताइए, आगे बढ़ जाए। यस सर। ओके थैंक यू। अगर जो किन्हीं को एन फैक्टर कैसे आया बेटा, यही पूछ रहे हैं प्रेम? प्रेम बेटा हाँ ओके। यानी कि देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड ओ एच कितना है, हमने कभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था। देखो कि जितना ओ एच रहेगा उतना ही क्या हो जाएगा? एन फैक्टर आ जाएगा। दीपक चंदेल 1/2 कैसे किए? कहाँ पे बेटा 1/2 हमने कर दिया? अच्छा ये सेमी नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी की वैल्यू दी हुई है 1/2, यानी कि सेमी नॉर्मल है, तो यानी कि क्या दिया हुआ है? नॉर्मलिटी की जो वैल्यू दिया है 1/2 दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है जिन्होंने पूछा था कि जो एन फैक्टर है ओ एच कितना है? 1 है, तो इसलिए हमने जो क्या ले लिया, इसका एन फैक्टर 1 ले लिया। और किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए, आगे बढ़ जाए। चलिए मैं आगे बढ़, Yes, sir. ओके थैंक यू। अब देखिए, अब यहां से एक रिलेशनशिप निकालते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है।
यानी कि मैं जो इसको डिराइव कर देता हूँ कि कैसे ये आता है, नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो n इक्वल टू mx कैसे आता है, तो मैं फटाफट से इसको डिराइव कर देता हूँ। यानी कि नॉर्मेलिटी, मैं क्या करता हूँ, नॉर्मेलिटी को मोलारिटी से डिवाइड कर देता हूँ। शायद मैं इसको जो है ऐसे लिख देता हूँ, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा इस प्रकार से। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला कोई मुझे बताएंगे, याद हुआ है कि भूल गए हैं? नंबर ऑफ Number of gram. Number of gram equivalents upon volume. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद हो रहा है, वेरी गुड। इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर दूं? Yes, sir. Yes, नीचे में क्या लिखूं? मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, भूल गए हो? बोलिए। नंबर ऑफ Of मोल्स, per liter. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर। अब वॉल्यूम वॉल्यूम जो है दोनों कट जाएगा, तो इसलिए मैं उतना ज्यादा जिक्र नहीं कर रहा। तो यानी कि मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय, हाँ यानी कि वॉल्यूम इनटू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यानी कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अगर किसी को दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत? No. वॉल्यूम से वॉल्यूम कटा no, दिया, sir. वॉल्यूम से वॉल्यूम कटा दिया। अब यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, वेट डिवाइडेड बाय क्या बताया था, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट, Equivalent. वेरी गुड। यानी कि क्या बताया था, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, वेरी गुड। अब यानी कि उसके बाद जो है यानी कि क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल्स की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मास वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, मोलर मास, Molar mass. वेरी गुड, थैंक यू, मोलर मास हो जाता है। अब देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट WEIGHT इनटू, अब यानी कि मोलर मास क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, मोलर मास Yes, sir. डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, नीचे वेट। क्या मैं वेट से वेट को कटा दूं, वेट से वेट Yes, कटा sir. दिए। अब देखो, अब यानी कि आपके पास इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मोलर मास Mass. डिवाइडेड बाय And n फैक्टर इनटू n फैक्टर, यानी कि n फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर चले जाएगा। यानी कि अगर डिवाइड करोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, मोलर मास इनटू n फैक्टर, सॉरी मैंने यहाँ पे डिवाइड होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, ठीक है। यानी कि इधर करोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, मोलर मास इनटू n फैक्टर, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, ओहो जल्दबाजी करो तो और जल्दी लेट ही हो जाता है, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि n फैक्टर हो जाएगा, सॉरी मोलर मास हो जाएगा। ये कितना हो गया, मोलर मास। यहां से मैं मोलर मास लिख देता हूं, क्या मोलर मास से मोलर मास कट जाएगा, मोलर मास से मोलर मास कट yes, जाएगा। sir. Yes. आपने किसको माना था, n/n इक्वल टू क्या माना था, यानी कि n फैक्टर। अब n फैक्टर को ही हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, x फैक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि आपको ये फॉर्मूला क्यों याद रखना है, ये बात ध्यान सुनना, क्योंकि आपको कभी मान लो कि एक चीज दिया रहे दूसरा चीज निकालना रहे, जैसे नॉर्मेलिटी दिया रहे मोलारिटी निकालना है, तब जो है आपको काम आएगा यही वाला फॉर्मूला आएगा। कौन सा वाला फॉर्मूला काम आएगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू एक्स। यानी कि इस रिलेशन से आपको एक चीज दिया रहेगा दूसरा चीज निकालना रहेगा। जैसे ये देखो, बहुत क्वेश्चन तो कहाँ चले गए, चलिए ये निकालिए, फाइंड द मोलारिटी ऑफ 2n ऑफ K2SO4। यानी कि आपको क्या करना है कि मोलारिटी निकालना है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, तो फॉर्मूला आपको पता है। आपको याद रखने का एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। नेटफ्लिक्स पे हम लोग जो है यानी कि MX प्लेयर वाली मूवी देखते हैं। नेटफ्लिक्स पे कौन सी मूवी देखते हैं, MX प्लेयर वाली।
यानी कि mx जो है आपको याद रखना है, इस प्रकार से याद रखोगे तो आपको शायद याद हो जाएगा। नेटफ्लिक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, mx प्लेयर। ठीक है, तो प्लेयर में तो बहुत सारे आ जाते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको किसके फॉर्म में लिख देते हैं, एक्स प्लेयर के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप इसको याद रख सकते हो। अब देखो आपको नॉर्मेलिटी कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, मोलरिटी आपको निकालना है। अब मुझे बता सकते हो कि इसका एन फैक्टर कितना होगा। अब ये क्या है, साल्ट है, तो हमने कहा था साल्ट के अंदर या तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा या जितना नेगेटिव चार्ज होगा या ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब सल्फर का SO4 पे कितना चार्ज आता है, -2, तो इस पे कितना आ जाएगा, +2। यानी कि यहाँ से एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई, यानी कि 2 हो गई। ये क्लियर है या नहीं है, यानी कि एन फैक्टर आपने निकाल लिया। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस ओके, यानी कि अब यहाँ पे x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू और यानी कि m इंटू 2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, मोलारिटी को निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, यस आगे बढ़ जाए। हाँ, अभी ये क्वेश्चन आप बनाइए फटाफट से, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जो आप फटाफट से बना सकते हो। तो आप इसको ट्राई कीजिए फटाफट से। इसमें एन फैक्टर कितना आएगा, कोई मुझे बताएंगे? सर 2 3 आएगा। कितने एच है, जितने एच रहेंगे उतने ही। हाँ ठीक है, तो अब बनाइए। अब नॉर्मलिटी निकालनी है, तो नॉर्मलिटी के नेटफ्लिक्स पे हम लोग क्या देखते हैं, MX प्लेयर की मूवी देखते हैं। तो यानी कि नॉर्मलिटी आपको निकालनी है, M कितनी दी हुई है, 0.8, और X की वैल्यू कितनी है, 3, यानी कि कितना हो जाएगा, 2.4 नॉर्मलिटी। ठीक है, ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। यानी कि आपसे क्या दिया रहेगा कि नॉर्मलिटी दिया रहे, मोलारिटी निकालना हो, यानी कि कौन सा फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी कि ये वाले जो है फॉर्मूले का यूज करेंगे। चलिए, अब यानी कि इसके बारे में बात करते हैं, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। यहां से अगर जब पीछे किसी को दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, अगर किन्हीं को कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है आप लोगों को मोलारिटी में जो है बताया था, याद हो तो कि नहीं, याद है कि नहीं, M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू V1 प्लस V2। यहाँ पे भी सेम ही चीज है, यानी कि आप क्या करोगे, 2 कंटेनर लोगे, दोनों कंटेनर को मिक्स करोगे और उनके मोल को इक्वेट करोगे यहाँ पे इक्विवेलेंट के टर्म में। और जैसे इक्विवेलेंट के टर्म में यानी कि इक्वेट करोगे, यानी कि जो उसकी फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यानी किस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, आपको सीधे सीधे फॉर्मूला मैंने डिराइव कराया था मोलारिटी में, आप एक बार वहां देख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे डिराइव नहीं करा रहा हूँ क्योंकि दोनों सेम ही चीज है, तो समय में वेस्ट ना करा के कुछ नया चीज बता दूंगा। यानी कि दोनों को मिलाओगे तो यानी कि जो क्या बनेगा, एक नया कंटेनर में बनेगा, जिसके अंदर मैंने मान लिया नॉर्मलिटी N1 है, वॉल्यूम V1 है, N2 नॉर्मलिटी है, V2 वॉल्यूम है, और इक्विवेलेंट EQ1 है, और इसमें EQ2 है। यहाँ पे इक्विवेलेंट को इक्वेट करोगे यानी कि जो है नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, N1 प्लस N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला आपको याद रखना, मोलालिटी में भी था और यहाँ पे जो है नॉर्मलिटी में भी है। वहां पे RIT वाले में था और यहाँ पे जो है किसमें, नॉर्मलिटी में। ठीक है, यानी कि आपके सामने जो है यानी कि ये फॉर्मूला है, यानी कि इस प्रकार से क्या कर सकते हो, N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, किन्हीं को कोई नो सर दिक्कत? ओके, अब चलिए, यानी कि अब यानी कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, यानी कि मिक्सचर का है, आप फॉर्मूला लगाइए, इसको बनाइए। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, यानी कि N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। और फटाफट से इस फॉर्मूले को लगाइए और आंसर निकालिए। आज मैं थोड़ा सा तेजी से चल रहा हूँ ताकि यूनिट कंप्लीट हो जाए। बाकी सभी क्लासेस में जो है यानी कि जो है स्टेट्स ऑफ मैटर शुरू हो गया, तो आप लोग में भी चाहता हूँ कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर शुरू हो जाए। कल से हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे। चलिए, आप लोग ट्राई कर लिए, क्योंकि मेरे को सारी चीजें बताने तो इसलिए मैं थोड़ा सा आज फास्ट हूँ।
अगर जो इनके संडे को हुआ तो फिर जो है, हाँ वेरी गुड सजल, ठीक है, थैंक यू। अब देखो यानी कि N1 कितना दिया हुआ है 0.4 इंटू, यानी कि V1 की वैल्यू कितनी है 400 प्लस N2 की वैल्यू कितनी है 0.6 इंटू 100 ml, और यहाँ पे जो यानी कि कितना हो जाएगा V1 प्लस V2 यानी कि 400 प्लस 100 ml, और इसको आपने क्या कर दिया यानी कि कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि 160 प्लस 60 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 500, और इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 500। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो यानी कि 440 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1000। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे 2 से नीचे, ताकि कि जो है आसानी से मैं जो है डेसिमल में ला सकूं, तो यानी कि 0.44 जो है यानी कि क्या आ गया, नॉर्मलिटी आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, आगे बढ़े। Yes. Yes, sir. दिक्कत बहुत ही आसान सा था, यानी कि जो आपको क्या करना है N1 V1 इक्वल टू N2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा कि आपके सामने क्या है, यानी कि इसको निकालने का तरीका क्या होता है। अब देखो यहाँ पे 3 केसेस में बनाऊंगा, केस 1, केस 2, केस 3। अब तीनों केसेस को याद रखना कि आपके पास, मान लो मैं एक केस समझाता हूँ, बाकी 2 केस को ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा। यानी कि मेरे पास मान लो कि इस प्रकार से यानी कि ये है कंटेनर है, ठीक है। अब जैसे ये कंटेनर है, यानी कि मैंने क्या करा कि यहाँ पे एक में एसिड डाल दिया, एक में क्या डाला रखा मैंने, एसिड रखा, और एक में हमने क्या रखा, बेस रखा। अब यानी कि आपने क्या करा है, इन दोनों को क्या करा, मिक्स करा। अब जब मिक्स करोगे तो कुछ एसिड क्या कर जाएंगे, बेस के साथ रिएक्शन कर जाएंगे, यानी कि कुछ एसिड क्या कर जाएंगे, बेस के साथ रिएक्शन कर जाएंगे। जो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करेंगे वो क्या बन जाएंगे, साल्ट प्लस वाटर बन जाएंगे। वो क्या बन जाएंगे, साल्ट प्लस वाटर बन जाएंगे, ठीक है। ओके, तो यानी कि इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे जो है इसको बना लिया। अब देखिए ध्यान से कि अगर मेरे पास इसमें मैंने माना क्या है, एसिड है, इसके अंदर मैंने माना क्या है, बेस है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एसिड है और एक में क्या है, बेस है। अब देखो यानी कि सपोज करो कि आपको पता होगा कि एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, ठीक है। आप लोगों को याद होगा रिएक्शन जो है, जिसको क्या कहते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हो, क्या कहते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ओके, ठीक है। आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है तो बताइए, यानी इसको हम लोग क्या क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, ओके। चलिए, अब यानी कि आपको वैसे याद ना रहे तो याद रख सकते हो कि एसिड को क्या पसंद होता है, बेस पसंद होता है। आप लोगों ने गाना सुना होगा कि बेबी को बेस नहीं, यहाँ पे एसिड को बेस पसंद होता है, यानी कि तब क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। अब देखो खुद सोचो कि यहाँ पे, कि सपोज कीजिए कि आपके सामने क्या है, कि कुछ जैसे मान लो कि मेरे पास 100 एसिड था और मेरे पास 20 बेस है, मेरे पास क्या है, 20 बेस है। तो यानी कि 120 बेस तो इसके साथ एसिड के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो यानी कि प्रोडक्ट में कैसा बचेगा, एसिडिक बचेगा। यानी कि जब अगर एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो तो यानी कि उसका नेचर कैसा होगा, प्रोडक्ट का एसिडिक होगा। जैसे मैं ऐसे समझाऊं कि मान लो कि आपने जो है शरबत बनाना शुरू किया, जब शरबत बनाना शुरू किया तो यानी कि आपके पास क्या है कि चीनी उसमें ज्यादा है। अगर जो आपने 10 नमक के दाने बाद में डाल दिए तो क्या चीनी मीठा, यानी कि शरबत तो अभी भी मीठा ही रहेगा। यानी कि जिसकी क्वांटिटी डोमिनेट करती है, यानी कि वो जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ कि हाँ सॉरी, पीछे मैं करके एक जो इसके बनाता हूँ केस 1 के लिए। अगर केस 1 कहता कि एसिड स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ, मैं लिखूं Na Va की वैल्यू ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, यानी कि NbVb। Na का मतलब क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड। Va का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ एसिड। Nv का मतलब क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ बेस और वॉल्यूम ऑफ बेस। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, Na का मतलब क्या होता है, नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी ऑफ ए, ठीक है। और Va का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए, ठीक है। एनबी का मतलब क्या होता है, यानी कि नॉर्मलिटी ऑफ बी, ठीक है। और
VB का मतलब क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बी। अगर इस केस में ज्यादा होगा तो यानी कि आप क्या लिख सकते हो, नॉर्मलिटी इक्वल टू, यानी कि जो है लास्ट नॉर्मलिटी तो हमेशा क्या आएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में आएगा, यानी कि माइनस एन बी वी बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी। लेकिन केस टू में अगर क्या हो कि मान लो कि अब जो है केस टू में यानी कि क्या हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केस टू में कि एन बी वी बी की वैल्यू ज्यादा हो, तो यानी कि एन ए वी ए से, तो जो केस बनेगा नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या बन जाएगा, यानी कि एन बी वी बी माइनस एन ए वी ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी टू। अगर जब केस थर्ड दोनों बराबर हो, ऐसा केस हो सकता है ना, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन वन वी वन इक्वल टू एन टू वी टू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, एन वन वी वन इक्वल टू एन टू वी टू हो जाएगी। मेरे ख्याल से क्लियर है। अगर जो किन्हीं, Yes. हाँ अगर Yes, ये, sir. हाँ ओके, हाँ अब किन्हीं को कोई डाउट हो तो पहले एक बार पूछो, नहीं तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। चलिए मैं बताता हूं, यानी कि इन केस आपके सामने अगर जब पूछा जाए कि प्रोडक्ट एसिडिक नेचर का होगा कि बेसिक नेचर का, अब आप क्या करना देखना कि मल्टीप्लिकेशन जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो जो होगा। लेकिन मैं कहूंगा कि इन केस आपको ना कैलकुलेशन कर दिया जल्दबाजी में, एन वन वी वन जो है आपने ध्यान नहीं दिया, तो आप क्या कर देना, यानी कि मॉड लगा देना, एन बी, सॉरी मैं एन ए लिख देता हूँ क्योंकि पहला फॉर्मूला वही है, मैं लिख देता हूँ एन ए वी ए माइनस एन बी वी बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी, यानी कि ये नॉर्मलिटी का है। आप इसको क्या कर देना, मॉड में कन्वर्ट कर देना। मॉड का काम क्या होता है कि किसी भी चीज को केस में कन्वर्ट कर देना, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना, नेगेटिव वैल्यू होगी तो भी पॉजिटिव में कर देंगे, पॉजिटिव वैल्यू होगी तो भी क्या कर देंगे, नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि मेरे पास क्या है, दो कंटेनर है, मैं क्वेश्चन को जो है कंटेनर के फॉर्म में दे देता हूं, यानी कि इसमें जो है यानी कि क्या है आप लोग बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मेरे को दिया हुआ है नॉर्मलिटी, वो कितना दिया हुआ है, N1 की वैल्यू दी हुई है, एसिड है ये, सॉरी एसिड की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है, किंग ऑफ एसिड इसको कहते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है यानी कि 0.4, और इसका वॉल्यूम ऑफ एसिड दिया हुआ है आपको 500 ml। ठीक है, और दूसरे कंटेनर में यानी कि हमने क्या कर लिया, यानी कि जो है निकाल लिया। तो आपको बताना है कि जो फाइनल नॉर्मलिटी बनेगी वो कितनी बनेगी आफ्टर द रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एन बी की वैल्यू कितनी है 0.5, और एन वी बी की वैल्यू है यानी कि कितना 600 ml। फाइंड द नॉर्मलिटी, फाइंड द, ओके 1 मिनट, फाइंड द नॉर्मलिटी, find the normality, find the normality of mixture after the reaction। फटाफट से बनाइए आप लोग, मेरे ख्याल से मैं तब तक ये लिख रहा हूँ आफ्टर द रिएक्शन। तो आप लोग फटाफट से बना सकते हैं, इसका कितनी वैल्यू आ जाएगी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यानी कि अब देखना सबसे पहले किसका ज्यादा आया है, 5.6 यानी कि इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। अगर इनकेस आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देते तो आप क्या कर देते, मोड कर देते। नॉर्मलिटी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, आपके सामने कितना दिया हुआ है, वेरी गुड सेजल। हाँ बस आपको क्या करना, माइनस नहीं लिख के क्या करना है, कभी नॉर्मलिटी जो निगेटिव में नहीं आती है, बस मोड लगा देना, यानी कि जो है यानी कि कितना आ जाएगा 0.5 इंटू जो है यानी कि कितना हो जाएगा 600 माइनस 0.4 इंटू 500, और नीचे में कितना आ जाएगा, ओहो मैंने नीचे में ध्यान नहीं दिया ना, यानी कि 1300 हो गया। चलिए ठीक है, यानी कि ऊपर में कितना हो जाएगा, यानी कि 30 माइनस, और ऊपर में कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1300, और यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 1300, और यहाँ पे जो यानी कि कितना आ जाएगा 130 जो है नॉर्मलिटी आ जाएगी। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि नॉर्मलिटी को निकाल सकते हो। यहाँ किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत है? सर 1300 कैसे है? सॉरी 1100 आएगा ना, 500 प्लस 600, ओके सॉरी 1100 आएगा, मैंने ऊपर का मल्टीप्लिकेशन करके कर दिया, सॉरी
यानी कि कितना आ गया ये 1100, और ये भी कितना आ जाएगा 1100, और यहाँ से और किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए। यानी कि कितना हो जाएगा 10/1 1100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10। ठीक है, यानी कि इसको करोगे तो यानी कि 100 करीब करीब जो है पॉइंट जो है 09 के करीब करीब आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसके अप्रॉक्स में आ जाएगा 0.09 के करीब करीब आ जाएगा। ओके, अगर जो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं फटाफट से जो है मोल फ्रैक्शन बताता हूँ। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मोल निकालो, डिवाइडेड बाय क्या कर दो, टोटल मोल से यानी कि क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मान लो मेरे पास दो कंपाउंड है ए एंड बी, अब मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो यानी कि क्या करेंगे, जिसका निकालना रहे उसको आप क्या करो, ऊपर लिखो, नीचे में जो है टोटल क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, एन ए प्लस एन बी। उसी तरह से मुझे यहाँ पे इसका निकालना हो तो यानी कि क्या कर देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, एन ए प्लस एन बी कर देंगे। दूसरी बात याद रखना कि एक्स ए प्लस एक्स बी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, यानी कि 1 होती है। ऐसा नहीं कि दो ही हो, अगर इनके तीन हो, जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है कि तीन एलिमेंट है ए बी सी, अगर इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 होगा। चाहे 3 हो चाहे 4 हो, जितना भी हो, यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, सपोज करो कि मेरे पास शुगर है, इसका मास दिया हुआ है 6 9 सॉरी कटने वाला दे देता हूं 1026 ग्राम है। ठीक है, यानी शुगर है। दूसरा आपको दिया हुआ है यानी कि ग्लूकोज, ग्लूकोज दिया हुआ है, और ये कितना दे दिया है आपको 540 ग्राम। अब आपको बताना है कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब देखो, जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, आप क्या करना, मोल फ्रैक्शन सबसे पहले तो मोल निकालो, ग्लूकोज का मोल कितना आ जाएगा, यानी कि n, यानी कि 540 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 180। ठीक है, अब देखिए यानी कि शुगर का कितना मोल हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 मोल। अब आपके सामने क्या है, यानी कि इसकी मोल है, यानी कि शुगर का मोल, ये ग्लूकोज का है, ये शुगर का है। अब यहां से हमने कितना निकाल लिया 1026 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, यानी कि 342। ये भी कितना आ जाएगा 3 मोल आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे दोनों सेम आ जाएगा 0.55। लेकिन इनकेस अगर ऐसा नहीं होता तो यानी कि हम चेंज करते हैं। अब मेरे को ग्लूकोज का निकालना है, तो यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि मोल क्या रखोगे, यानी कि ग्लूकोज का ऊपर में रखोगे 3, और नीचे में क्या कर दोगे 3 + 3, यानी कि जो है 3/6, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5। यानी कि अब ये एक बात याद रखना कि मोल की जो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, यानी कि जो है, क्योंकि रेशियो है, मोल से मोल कट जाएगा, तो इसलिए याद रखना कि मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती है। मोल फ्रैक्शन हैव नॉट यूनिट, यानी कि इसकी जो है क्या होती है, यानी कि जो है यूनिट नहीं होती है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो इसकी यूनिट निकाल सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। अब एक आपके सामने जो है पीपीएम बच गया है, मैं फटाफट से पीपीएम को यहाँ पे आ गया। यानी कि क्या होता है कि पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है कि 1 मिलियन में कितने नंबर ऑफ जो है सॉल्यूट है, यानी कि कितने हैं 1 मिलियन में जो है, यानी कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। कई जगह पे पार्ट्स पर बिलियन होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जो कहा जाता है 370 जो है, यानी कि पीपीएम है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि 370 जो है, यानी कि क्या हो गया, इसके अंदर जो है यानी कि पार्टिकल्स है, यानी कि कितने में 1 मिलियन में। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है 10⁶, यानी कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं पीपीएम, और पीपीएम की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है पार्ट्स पर मिलियन की, मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड इनटू 10⁶ हो जाता है। यानी कि क्या हो जाता है कि पीपीएम का मतलब क्या हो जाता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा,
मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि पीपीएम निकाल सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन देता हूं मेरे पास आपके लिए, यानी कि क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ppm if mass of solute is 200 gram and mass of solution is 2 kg। अब यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, यानी कि जो है इसका जो है कितना जो है होगा पीपीएम। अब पीपीएम का फॉर्मूला आपको पता है, यानी कि पीपीएम कितना हो जाता है कि मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, यानी कि 200 ग्राम। अब ये ग्राम में है तो नीचे में क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 2000 ग्राम हो जाएगा। इसको मैंने जो है ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। जिनको नहीं आया तो मैं यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ। 2 kg को हमने क्या कर दिया, इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 200 से यानी कि कितना हो जाएगा 5 बार में, और 1 यानी कि कितना आ जाएगा, यानी कि इस तरह से कितना फ्रैक्शन आ गया, इतना आ गया। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि आपके सामने जो है यानी कि क्या हो जाएगा, पीपीएम की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 पीपीएम आ गया। यानी कि जो है इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है इसकी वैल्यू लिख सकते हो। ओके, अगर जब किन्हीं को कोई डाउट हो तो यहाँ पे पूछ लीजिए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब देखो एक और चीज, आप लोग अपना अपना एयर इंडेक्स चेक कीजिए, तो वहां पे देखो कितना दिखा रहा होगा, 120 के आसपास या 100 से ऊपर दिखा रहा होगा। अब जैसे मैं देखो अपना दिखाता हूँ आप लोगों को, मेरा जो है एयर इंडेक्स है, आप लोग चेक कर सकते हो, एयर इंडेक्स आ जाए, एयर इंडेक्स ऑफ बुल्ढाना। ठीक है, अब देखो मैं दिखाता हूँ तो मेरा करीब करीब 1.5 के करीब करीब आएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो कि देखो 160 के करीब करीब आ गया है। ठीक है, यानी कि जो जैसे घटते बढ़ते रहते हैं, तो आप लोग भी अपना जो यानी कि चेक कर सकते हो, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, यानी कि जो है ये मिल जाएगा। यानी कि जिनका कहा जाता है कि पीपीएम 50 के करीब हो, वो बहुत अच्छे एनवायरमेंट में, उनको लंग्स की संबंधित जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जिनका जहाँ पे कहा जाता है 200 से ऊपर हो जाते हैं, तो वो जो है उनके लिए खतरे से है। और अगर जब 400 के करीब करीब हो जाते हैं, तो उनको बहुत सारी लंग्स प्रॉब्लम हो जाती है। और आप लोगों को पता है, नीट के स्टूडेंट हो, एक्चुअल में होता क्या है, मैं थोड़ी सी बताता हूँ क्योंकि मेरे पास 2 मिनट है, तो मैं 2 मिनट जो है इसको बताता हूँ कि जैसे आपने सांस लिया तो उसके अंदर क्या आएंगे, बहुत सारे सॉल्यूट आएंगे, वो आपके क्या हो जाएंगे, नाक के थ्रू जो है यानी कि लंग्स में जाएंगे। लंग्स का जो एल्वियोल्स होता है ना, उस पे आके चिपक जाएगा, और जैसे उस पे आके चिपक जाएगा, तो जिस कारण से क्या हो जाएगा कि वो सारे के सारे जो है यानी कि क्या करेंगे कि आपको एयर जो है अंदर नहीं जाने देगा बॉडी के अंदर। और अगर जब बॉडी के अंदर एयर नहीं जाने देगा, तो जिस कारण से क्या हो जाएगा कि आपके शरीर में जो है यानी कि जो है सांस से संबंधित जो है बीमारियां आनी शुरू हो जाएगी। आपका फेफड़ा सही से वर्क नहीं करेगा, तो आपके शरीर के अंदर उतनी एनर्जी नहीं बनेगी, क्योंकि आपको पता है जो भी आपने जो फूड खाते हो, वो ऑक्सीजन के साथ संपर्क में रिएक्शन करता है, तब वो ग्लूकोज या जो है आप लोग जिसको फ्रुक्टोज, माल्टोज या और भी कई सारे नाम से आप जानते हो, वो क्या करता है, उसको फॉर्म करता है। और जैसे ही वो फॉर्म करता है, तो जिस कारण से आप लोग क्या कर लेते हो, यानी कि जो है वो एनर्जी का प्रोड्यूस करता है। और आपकी बॉडी जो एनर्जी लेती है वो किस फॉर्म में लेती है, एटीपी के फॉर्म में लेती है, यानी कि एडिनो ट्राई फास्फोट के फॉर्म में यानी कि क्या करती है, यानी कि लेती है। ठीक है, तो यहीं पे आज हम लोग रखते हैं, ताकि कि आप लोगों को अगर किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिए, अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग एक बार जो